पिछली क्लास में कुछ कंसेप्ट्स पे हम लोगों ने बात भी किया था, डिस्कशन किया था, चीज़ों को बढ़ाया भी था। चलो भाई साइलेंस हो जाओ सभी लोग, शुरुआत कर लिया जाए और धीरे धीरे करके पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको ये डिस्कस कर दिया था कि अगर सीपी दिया हो, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दिया हो, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अगर कभी सेलिंग प्राइस दिया हो, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दिया हो, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। हमने ये दिया था कि अगर दो सेलिंग प्राइस दिए गए हों, एक कॉस्ट प्राइस हो, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की बात करें तो हम सीपी निकाल सकते हैं। एक बार बेचने पर प्रॉफिट हो, दोबारा बेचने पर लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट लॉस का अमाउंट बराबर हो, और अगर कभी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना हो तो हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपनी चर्चा को यहीं से आगे मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पास में दो आइटम्स हैं, कल आपको इस पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा 30 क्वेश्चन का, ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आज कंसेप्ट खत्म कर दूंगा। मान लीजिए आपके पास में दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। आर्टिकल ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, और आर्टिकल बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 100 रुपये। आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है? 100 रुपये, और आर्टिकल बी का भी कॉस्ट प्राइस कितने हैं? 100 रुपये। बताओ दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया। मैं ऐसे कह रहा हूं कि जब पहले वाले को बेचा गया ना, तो प्रॉफिट हुआ 10% का। अच्छा बोलो, अगर 100 रुपये के सामान को 10% के लाभ पर बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 110 रुपये। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर 100 रुपये के सामान को जब मैंने बेचा ना, तो मेरे को लॉस हो गया 10% का। अगर 10% का लॉस हो गया तो बोलो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 90 रुपये। अरे बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे थोड़ा सा बताओ, यहाँ पर ओवरऑल, यहाँ पर कंबाइन सीपी क्या बनेगा? अगर मैं पूछूं कंबाइन कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 100 + 100। कितना आ गया बोलो? 200 रुपये। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कंबाइन सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 110 + 90। कितना आ गया? 2। अच्छा, कंबाइन कॉस्ट प्राइस और कंबाइन सेलिंग प्राइस आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब इन दोनों आइटमों को बेचने पर बताओ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस? अरे दोनों को मिला के 200 में खरीदा, और दोनों को मिला करके हमने 200 में बेच दिया। तो 200 में खरीदा गया, 200 में बेचा गया, मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे इस पूरे प्रोसेस में नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही कोई हानि हुई। क्या केस समझ में आया? ये बात समझ में आई कि यदि दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आपस में बराबर हो, यदि दो वस्तुओं का सीपी बराबर हो, यदि दो वस्तुओं का सीपी बराबर हो, पहले वाले पर परसेंटेज प्रॉफिट, पहले वाले पर परसेंटेज प्रॉफिट बराबर है दूसरे वाले पर परसेंटेज लॉस। दूसरे पर परसेंटेज लॉस, तो इस पूरे प्रोसेस में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। बोले ये किस कंडीशन की बात बता रहा हूँ? ये किस कंडीशन की बात बता रहा हूँ? अगर दोनों का क्या बराबर हो, दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर हो, एक पर होने वाले प्रॉफिट का परसेंटेज और दूसरे पर होने वाले किसका परसेंटेज बराबर हो? लॉस का परसेंटेज। ऐसा मत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मैं सेलिंग प्राइस के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ? कॉस्ट प्राइस के लिए। जनरली मैं बताऊँ, कहीं भी बच्चे को सवाल दिख जाता है 10% प्रॉफिट 10% लॉस, वो हमेशा बोल देता है 1% लॉस। क्या याद किया रहता है? 10 का स्क्वायर बटे 100। 20 है तो 20 का स्क्वायर बटे 100, फार्मूला याद कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन किस कंडीशन में होगा इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस पैटर्न पे यूपीएससी ने प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग हमेशा सवाल पूछे हैं, तो आपको ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखनी होगी।
कि कभी भी अगर दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आपस में बराबर है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आइटम्स आर सेम, और पहले पर होने वाले प्रॉफिट का परसेंटेज दूसरे पर होने वाले लॉस के परसेंटेज के बराबर हो, तो ना कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। कंसेप्ट में इसे नोट करिए, इसको आप लोग कॉन्सेप्ट में नोट करिए। इसको कॉन्सेप्ट में नोट करिए, फिर एक सवाल लिखूं। लिख लिया? एक क्वेश्चन इस पे लिखवा देता हूं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की दर से खरीदा। अ मैन परचेज टू आर्टिकल्स ईच एट द प्राइस ऑफ 5,000। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की दर से खरीदा। अ मैन परचेज टू आर्टिकल्स ईच एट द प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज। कितने रुपए में खरीदा? प्रत्येक को 5,000 रुपए में 5,000 रुपए की दर से खरीदा। मतलब पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5,000। और दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस 5। लिखे, पहले वस्तु पर 16 से ही 2/3% का लाभ हुआ। देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 16 राइट 2/3% ऑन फर्स्ट वन। पहले वस्तु पर 16 से ही 2/3% का लाभ हुआ। देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 16 राइट 2/3% ऑन फर्स्ट वन। पहले पर 16 से ही 2/3% का क्या हुआ? लाभ हुआ। और दूसरे पर 16 से ही 2/3% की हानि हुई। एंड लॉस ऑफ 16 राइट 2/3% एट अदर। दूसरे पर 16 से ही 2/3% की हानि हुई। एंड लॉस ऑफ 16 राइट 2/3% एट अदर। दूसरे पर 16 से ही 2/3% की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है। पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग होल प्रोसेस। पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग होल प्रोसेस, या पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना। ठीक है। अरे बोलो भाई, ठीक बात है क्या? पूरी पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। मुझे बताओ, दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है? बताइए बताइए। और पहले पर होने वाले प्रॉफिट का परसेंटेज और दूसरे पर होने वाले लॉस का परसेंटेज बराबर है? बताओ, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो कोई प्रॉफिट लॉस होता है क्या? क्या लिखेंगे आप? नो प्रॉफिट नो लॉस। लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस।
और थोड़ा राजेंद्र को बोलना गर्म पानी में। नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा क्यों बोल पा रहे हो? क्या क्या बराबर है? एक तो कॉस्ट प्राइस बराबर है, दूसरा पहले पर होने वाले प्रॉफिट का परसेंटेज और दूसरे पर होने वाले लॉस का परसेंटेज, ये भी क्या है? बराबर है। इसी वजह से पूरे प्रोसेस में ना कोई प्रॉफिट हो रहा हो ना कोई लॉस हो रहा है। आगे क्या करना है? आगे जानते हो, सेलिंग प्राइस को बराबर करूंगा। किसको बराबर करूंगा? सेलिंग प्राइस को। एक पर प्रॉफिट का परसेंटेज और दूसरे पर लॉस का परसेंटेज बराबर करूंगा। लिखो, सवाल लिखो, लिखिए। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आइटम्स आर सेम। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में क्या है? बराबर है। पहले वाले वस्तु को बेचने से 20% का लाभ होता है। देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग फर्स्ट आर्टिकल। पहले वाले वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग फर्स्ट आर्टिकल। पहले वाले वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरे वाले को बेचने से 20% की हानि होती है। एंड लॉस ऑफ 20% एट अदर। और दूसरे वाले को बेचने पर 20% की हानि होती है। एंड लॉस ऑफ 20% एट अदर। दूसरे वाले को बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है। पूरी प्रक्रिया में होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग होल प्रोसेस। पूरी प्रक्रिया में होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग होल प्रोसेस। पूरी प्रक्रिया में होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग होल प्रोसेस, या पूरी प्रक्रिया में होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग होल प्रोसेस। अच्छा, मुझे एक बार बताओ, वैल्यू निकालनी है कि परसेंटेज? बोले बोले, परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए वैल्यू को यूज करने की जरूरत होती है क्या? नहीं होती है। अच्छा बताइए, इस पूरे सवाल में एक चीज फिक्स है क्या? सेलिंग प्राइस फिक्स है ना? मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। बोलो, होता है कि नहीं? यहाँ पर मैंने लिख दिया सीपी, रेशियो लगाया, यहाँ पर मैंने लिख दिया एसपी। ऐसे कह दूं, पहले वाले का सीपी है अगर 5 यूनिट तो एसपी बनेगा 6 यूनिट। बोलो, बोल सकता हूँ क्या? भाई 20% का फायदा हुआ, 5 पर 1 का फायदा हुआ, 6 में बेच दिया। और दूसरे वाले का सीपी है अगर 5 यूनिट तो एसपी हो जाएगा कितना? 4 यूनिट। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? अरे बोलो भाई, नहीं ना? बताइए, पहले वाले का सेलिंग प्राइस कितना है? 6 यूनिट। और दूसरे वाले का बराबर है क्या? नहीं है ना। सबसे पहले क्या करूं? सेलिंग प्राइस को बराबर कर दूं। तो सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए इसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं और इसे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं। अरे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 12 हो जाएगा। रेशियो का नियम ना बदले, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया और इसको मैंने मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। कोई दिक्कत है भाई? चलो इधर देखो, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 10 यूनिट। दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस 15 यूनिट। पहले वाले का सेलिंग प्राइस 12 यूनिट और दूसरे वाले का भी सेलिंग प्राइस 12 यूनिट। बोलो, मानते हो? अब अगर मैं आपसे पूछूं कंबाइन कॉस्ट प्राइस बताओ, दोनों का मिला करके कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 25। और कंबाइन सेलिंग प्राइस बताओ, 24। अब आप मुझे बताइए, अगर 25 रुपए के सामान को आपने 24 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। यहाँ पर आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। कितने पर? 25 पर।
तो जो 100 पर होने वाला लॉस है वो क्या होगा? 50। ठीक है, एक आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर कभी भी ऐसा हो जाए, इफ SP1 इज इक्वल टू SP2 एंड परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस, एक पर होने वाला प्रतिशत लाभ दूसरे पर होने वाली प्रतिशत हानि के क्या हो? बराबर हो, तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस। क्या होता भाई? इस कंडीशन में हमेशा लॉस। और आप बोलेंगे कि जो परसेंटेज लॉस होगा वो क्या होगा? मान लो ये x% के बराबर है, इसको सीधा लिख दीजिएगा x² अपॉन 100। क्या लिख दीजिएगा? x² अपॉन 100%। या सीधा सीधा आप समझ लो, जैसे पूछा गया ना, जैसे कहा गया एक पर 20% का प्रॉफिट दूसरे पर 20% का लॉस, तो 20 का स्क्वायर बटा 100। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। 400 बटा 100 कट गया, क्या आया? 4% का लॉस। क्या गया? 4% का लॉस। ठीक है ना? अरे बोलो भाई, ठीक है क्या? अगर यहीं पर ऐसे होता, लेट अस सपोज, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे देता, 1 मिनट रुक जाओ भी बना लेना, SP1 इज इक्वल टू SP2, सही है, और बोलता परसेंटेज प्रॉफिट बराबर है परसेंटेज लॉस, बराबर है लेट अस सपोज 33 राइट 1/3%। ठीक है, और आपसे बोलता कि फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। आप बताओ सेलिंग प्राइस बराबर है, बोलो बोलो, एक पर होने वाले प्रॉफिट का परसेंटेज दूसरे पर होने वाले लॉस के परसेंटेज के बराबर है। क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस। आप बोलेंगे लॉस होगा, कितने का लॉस होगा? आप बोलेंगे इसका स्क्वायर करना तो जानता नहीं, कोई बात नहीं, 33 राइट 1/3% की वैल्यू 1/3, ये जानते हो क्या? अगर मैं पूछूंगा परसेंटेज लॉस क्या होगा, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, 1/3 का स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर क्या होता है? 1/9। 1/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 1/9 मल्टीप्लाई बाई 100, 11 सही 1/9। क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो क्लियर हो गया क्या? बना लीजिए। आप बोले फिर यहाँ क्यों नहीं किया हो? यहाँ भी कर दो। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो बोलो 1/5। अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा क्या? मल्टीप्लाई बाई 100, 4%। यही आ रहा है। तो अगर फ्रैक्शनल डेटाबेस होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? कर ले जाओगे? नोट करिए।
कर लिया? बना लीजिए, बना लीजिए। लिखाऊं सवाल? अच्छा एक बार बताइए, ये परसेंटेज चेंज भी हो सकता है? अरे बोलो, हो सकता है कि नहीं? जनरली आपके एग्जाम में इसी कॉमन परसेंटेज पर सवाल पूछा है, चाहे यूपी पीसीएस की बात करूं या यूपीएससी की, लेकिन मैं चेंज करके भी करा दे रहा हूँ। सेलिंग प्राइस को तो बराबर कर दूंगा, लेकिन परसेंटेज को चेंज कर दूंगा, ठीक है ना? तब ये वाला जो कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट है, ये आपके काम आएगा। अरे बोलो, ठीक बात है क्या? चलो सवाल लिखो एक। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम। दो वस्तुओं का क्या बराबर है? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, ठीक है। पहले वस्तु को बेचने से 20% का लाभ हुआ। देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग फर्स्ट आइटम। पहले वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ। देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग फर्स्ट आइटम। पहले वाले वस्तु को बेचा गया, कितने का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। और दूसरे वाले वस्तु पर 25% की हानि हुई। एंड लॉस ऑफ 25% ऑन अदर आर्टिकल। और दूसरे वाले वस्तु पर 25% की हानि हो गई। एंड लॉस ऑफ 25% ऑन अदर आर्टिकल। दूसरे वाले वस्तु पर 25% की क्या हो गई? हानि हो गई, ऑन अदर आर्टिकल है। वो नहीं देखेंगे। लॉस ऑफ 25% ऑट अदर। दूसरे वाले पर 25% की हानि हो गई, ठीक है। अभी कैसे बोल सकते हैं? अभी ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट मतलब महंगी थी या सस्ती थी? जब तक किसी एक एग्जैक्ट डेटाबेस के बारे में जानकारी नहीं होगा, तब तक कुछ निकाल नहीं सकते, ठीक है ना? तो लिखो, आगे लिखो। फाइंड आउट ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। पूरी प्रक्रिया में होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। पूरी प्रक्रिया में होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। पूरी प्रक्रिया में होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की क्या करिए? गणना कीजिए। फाइंड आउट ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। चलो बताओ भाई, पहली वाली वस्तु को हमने बेचा तो क्या हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% की वैल्यू बताओ। 1/5। मैंने यहाँ पर सीपी लिख दिया, रेशियो लगाया, यहाँ पर मैंने एसपी लिख दिया। तो पहले वाले का सीपी है अगर 5 रुपए, तो बोलो एसपी कितना हो जाएगा? 6 रुपए। ये फर्स्ट आइटम के रिगार्डिंग बात हो गई। और दूसरे वाले पर क्या हुआ है? 25% की हानि हुई। तो 25% की वैल्यू क्या होगी? 1/4। आप बोलेंगे कि पहले दूसरे वाले का अगर कॉस्ट प्राइस है 4, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3। ये सेकंड वाले की बात हो गई। जबकि स्टेटमेंट पढ़िए, तो उस स्टेटमेंट में एक चीज लिखा गया है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है आपस में वो क्या है? बराबर।
आपको दे रखा है SP1 इज इक्वल टू SP2, दे रखा है क्या? तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस बराबर कर लो। कैसे बराबर करूं बताओ भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे मल्टीप्लाई बाई 2 किया और इसे मैंने मल्टीप्लाई बाई 1, ये मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। बोलो पहले वाले की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 6। दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस 6। पहले वाले का कॉस्ट प्राइस 5, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस कितना? 8। आइए देख लेते हैं, कंबाइन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 13 यूनिट, और कंबाइन सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12 यूनिट। बोले मानते हो? तो दोनों वस्तुओं को मिला करके मैंने कितने में खरीदा? 13 में, और दोनों को मिला करके कितने में बेचा? 12 में। लॉस हुआ कि प्रॉफिट? आप बोलेंगे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? एक का लॉस हो गया 13 पे, तो 100 पे होने वाला लॉस। 13 सत्य 91, 900, 7 सही 9 बटे 13%, 7 राइट 9/13%, या 7 सही 9 बटे 13% आपके सवाल का जवाब। अच्छा, अगर कभी कॉस्ट प्राइस को बराबर करने की बात बोले तो कर सकते हो क्या? अरे इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों? इधर भी 4 से और इधर भी 5 से, फिर देख लूंगा क्या हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो इस सिचुएशन को भी हम लोग टैकल कर सकते हैं अगर कभी कॉस्ट प्राइस बराबर बोले। वैसे जो पूछा जाता था पिछले 3 सवालों में लगातार आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। पिछले जो 3 सवाल लिखाया हूं उनको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बना लिया सबने? एक क्वेश्चन लिखे, एक अगला क्वेश्चन लिखे। रिमार्क में लिख लीजिएगा डबल सीपी हो और डबल एसपी हो, और डबल सीपी एंड डबल एसपी। सीपी भी डबल हो और क्या डबल हो? एसपी भी डबल, सीपी भी डबल हो और एसपी भी डबल हो, फॉर डबल सीपी एंड डबल एसपी। जब सीपी भी आपका डबल हो और क्या डबल हो? एसपी भी डबल, मतलब 2 कॉस्ट प्राइस दिया हो और 2 सेलिंग प्राइस दिया हो। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को बेच करके 20% का लाभ कमाता है। A shopkeeper obtains profit of 20% on selling his article. एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को बेच करके 20% का लाभ कमाता है। A shopkeeper obtains profit of 20% on selling his articles. कितना लाभ कमाता है भाई? 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार अपनी वस्तुओं को बेच करके 20% का लाभ कमाता है। शॉपकीपर ऑब्टेन्स प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग हिज आर्टिकल। यदि वह इसे 20% सस्ती खरीदा होता, इफ ही हैज परचेज्ड इट 20% एट 20% लेस सीपी। अगर वह इसे 20% सस्ती खरीदा होता, इफ ही हैज परचेज्ड इट एट 20% लेस प्राइस, ऐसे समझ लो, 20% सस्ती खरीदा होता और और 24 रुपए कम में बेचा होता, एंड सोल्ड इट फॉर 24 रुपी लेस, और 24 रुपए कम में बेचा होता एंड सोल्ड इट फॉर 24 रुपीज लेस, और 24 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। देन ही हैज प्रॉफिट ऑफ हाउ मच?
40%, तो उसे 40% का लाभ होता। देन ही हैज़ प्रॉफिट ऑफ 40%, या उसे 40% का लाभ होता। कितने परसेंट का? 40% का। देन ही हैज़ प्रॉफिट ऑफ 40%, या उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करिए। फाइंड आउट इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। वस्तु का आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करिए। फाइंड आउट इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। फाइंड आउट इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, या वस्तु का आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है? क्या निकालना है? इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालना है या आरंभिक क्रय मूल्य। एक बार सवाल पढ़ लीजिए सभी लोग, एक बार क्वेश्चन की रीडिंग लगा लीजिए। बताएं सवाल। चलो देखो, मैंने मान लिया जो शुरुआती कॉस्ट प्राइस था वो 100 यूनिट। मैंने मान लिया ये जो शुरुआती कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100 रेशियो। बताइए दुकानदार ने वस्तु को बेचने पर कितना लाभ कमाया? 20% का। तो 100 रेशियो का 20% क्या होता है? 20 रेशियो। 100 रेशियो पर अगर 20 रेशियो का प्रॉफिट हो गया तो बोलो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 120। ये SP1 हो गया क्या? अरे बोलो भाई। उसने क्या कहा? अगर वो इसे 20% सस्ता खरीदा होता, 20% सस्ती खरीदे होते तो कितने रेशियो में खरीदते? 80 रेशियो। आपकी सहमति मिलेगी तो बोल दूंगा ये CP2 है। और कितने रुपए कम में बेचा होता? 24 रुपए कम में बेचा, -24 रुपए। ये एग्जैक्ट डेटाबेस। ऐसा तो नहीं मन बना रहे हो कि 120 रेशियो में से घटा दो। अरे इट इज 120x। बात समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं माइनस करते तो क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कितने परसेंट का? 40% का। 40% का प्रॉफिट कहां पर होगा? 40% का प्रॉफिट किस पर होगा? नए वाले CP पर होगा ना? है? एक बार बताइए, CP बदल गया, SP बदल गया, तो जो प्रॉफिट होगा वो नए वाले CP पर होगा ना? तो नए वाले CP पर प्रॉफिट या लॉस लगाऊंगा तो मुझे नया वाला SP मिल जाएगा। इस पर मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का? 40। ठीक है, चलिए भाई आप बताइए 80 का 40% कितना होगा? हाँ, आज पहली क्लास आपके यहाँ से पूछ रहा हूँ। बोलिए बोलिए, आपके बगल में भाई। हाँ उन्हें बोलिए। बैठिए बैठिए बैठे रहिए ना। हाँ? देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट ही आप कैलकुलेट कर सकते थे। परसेंटेज के लिए आप 100 करते हो ना, तो 2 जीरो हम लोग हटाते हैं, तो 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से हटा दिया, 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, 32 आ गया। तो 32 रुपए या 32 रेशियो? 32 रेशियो। क्यों भाई? अरे 80 रेशियो का 40% निकाल, ठीक है ना? 32 कितना हो गया? 80 में 32 जोड़ो, 112 रेशियो। ये SP2 हो गया क्या? बताइए सभी लोग, ठीक है? अच्छा मुझे एक बार बताओ, SP1 से SP2 पर आ रहे हो, कितना कम हो रहा है? 8 रेशियो कम। और कितनी वैल्यू कम हो रही है? 24 रुपए। 8 रेशियो की वैल्यू अगर 24 रुपए है तो 1 रेशियो की वैल्यू 8 त्रिक 24, 3 रुपए। ठीक बात है क्या? हमें क्या निकालना है? इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस है कितना? 100 रेशियो। दिस मस्ट इम्प्लाई अगर CP1 निकालना है तो ये 100 रेशियो होगा, मतलब 100 इंटू 3। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 300। बोलो समझ आया कि नहीं है? एक रेशियो की वैल्यू निकाल ले गए हो ना, 3 रुपए। जो मन करे वो निकाल लो। इनिशियल कॉस्ट प्राइस, बाद का कॉस्ट प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस, बाद का सेलिंग प्राइस। ठीक बात है? नोट करिए थोड़ा। नहीं समझ आया? दोबारा देखिए।
क्वेश्चन ये कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। मैंने मान लिया उसको उसने 100 रेशियो में खरीदा था, 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो 120 रेशियो में बेच दिया। ये पहली कॉस्ट प्राइस हो गई और ये पहली सेलिंग प्राइस। क्या कहता है, अगर वह इसे 20% सस्ता खरीदा होता, मतलब जिसे 100 रेशियो में खरीदता था उसे 20% सस्ता खरीदता, मतलब 80 रेशियो में खरीदता। क्लियर है? और 24 रुपए कम में बेचता, किससे? जितने में पहले बेचता था उससे 24 रुपए कम में बेचता। तो मैंने पहले वाले सेलिंग प्राइस में से 24 रुपया कम कर दिया, तो क्या होता उसे? फायदा होता। कितने परसेंट का? 40%। फायदा किस पर होता? नए वाले कॉस्ट प्राइस पर। तो नया वाला कॉस्ट प्राइस कितना है? 80। 80 का 40% 32। 80 रेशियो पर 32 रेशियो का फायदा हुआ तो कितने में बेच दिया? 112 रेशियो। पहले कितने में बेचता था? 120 में। अभी कितने में बेच रहे हो? 112 में। कितने की कमी हो रही है? 8 रेशियो की। और सवाल में कितने रुपए की कमी हो रही है? 24 रुपए की। तो 8 रेशियो की वैल्यू है 24 रुपए, तो एक रेशियो की वैल्यू 3 रुपए। और अगर एक रेशियो 3 आ गया तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 रेशियो ही तो है, 300 हो गया। बोलो कहाँ दिक्कत है? पूछ लो अगर अभी दिक्कत है। जब मैं सवाल बता रहा था तब आप बहुत कंसंट्रेट थी नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो गया। हाँ, आप चॉकलेट खाने में पड़ गई। अरे मेरा दुर्दशा हो गया है दांत का, देखो मैं दांत की दवा दवा खाया हूँ, इसीलिए मैं बोला आपको। गड़बड़ा जाएगा मामला तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। नहीं, अब जो भी है मतलब बड़ा दिक्कत है। हाँ ये तो है। मैं सोचा निभ जाएगा लेकिन निभा नहीं। बस आप ऐसे समझिए, इस क्वेश्चन में दो सिचुएशन हुई। ऐसे समझो, ये मार्कर है आपके पास, ठीक है? आपने इन्हें ये मार्कर दिया 20% के फायदे पे। 100 रुपए का आपके पास मार्कर था, आपने इन्हें 120 रुपए में दे दिया, 20% का फायदा हुआ। फिर हमने कहा आपसे कि अगर आप इसे 20% सस्ता खरीदी होती, मतलब आपने भी खरीदा ही था, मतलब आपने कितने में खरीदा होता? 80 रुपए में, ठीक है? और फिर आपने बोला कितने रुपए कम में बेची होती? 24 रुपए कम में बेची होती। अब एग्जैक्ट डेटा है, इसको बाद में यूज करेंगे। तो 40% का आपको फायदा होता। अच्छा बोलो 80 का 40% 32 हुआ, मतलब अब आप यही मार्कर इनको दे रही हैं, तो 80 रुपए में खरीद पड़ा है, 32 का फायदा हुआ तो इनको कितने में देंगे? 112 में। आप बोलो पहले इनको कितने में देती थी? 120 में। इनको कितने में दे रही हो? 112 में। कितने कम में दे रही हो? और क्वेश्चन में कितने कम में दे रही हो? मतलब मेरा 8 रुपया सवाल के कितने रुपए में चलेगा? तो मेरा 1 रुपया सवाल के 3 रुपए में चलेगा, तो मेरा 100 रुपया सवाल के 300 में चल जाए। नहीं क्लियर हुआ? यही है सवाल। मतलब दो, बेसिकली दो सिचुएशंस हैं, दो परिस्थितियां हैं, ठीक है ना? जैसे कई बार नहीं होता है, हम लोग कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कोई बताता है अगर आपने ऐसे ज्वाइन किया होता तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है? जैसे कोई भी आदमी आता है एक बार मॉड्यूलर कोचिंग ले लेता, सॉरी पैकेजिंग में ले लेता है कि एक ही जगह पे मतलब ऑप्शनल भी पढ़ लेंगे, जीएस भी पढ़ लेंगे, सीसैट भी पढ़ लेंगे, कंपलसरी भी पढ़ लेंगे। तब थोड़ा दिन पढ़ने के बाद में कोई उसको अनुभवी आदमी मिलता है, बताता है यार देखो अगर आपने इसको ऐसे किया होता ना तो आपका सस्ता भी पड़ता और अच्छा भी होता। वो मतलब कुछ सिस्टम बताया, बस वही है। 2 बार की सेलिंग है, 2 तरीके की सेलिंग है। और प्रॉफिट की बात बता रहा है कि पहली बार 20% का फायदा हो रहा था, अब की बार 40% का फायदा हुआ। ठीक है ना? खरीदा भी कम में था और बेचा भी कम में, मतलब ये भी बताया कि मैं आपको कम में दे रहा हूँ और प्रॉफिट भी उसका बढ़ जा रहा है। तो दो सिचुएशन है। अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स।
वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स या वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आर्टिकल्स पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करने वाला हूं, इसको थोड़ा सा समझ। नहीं यार, चाय नहीं पीऊंगा। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स या वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। अच्छा, अब आर्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम की थोड़ी सी बात करने वाला हूं, समझिएगा। कुछ पूछूंगा, ठीक है। मेरे को कलम दो यार, आप भी दे दो, वापस कर दूंगा। आप भी दे दीजिए। किससे पूछूं बताइए, किससे पूछूं? अरे कुछ ऐसे व्यवहारिक बात पूछने का मन हो रहा है, किससे पूछूं? हैं? कोई भी नहीं बोल रहा, चलिए आप ही से पूछ लेते। ये देखिए, ये 4 कलम है, ठीक है। ये 4 कलम है, इसको मैंने 40 रुपए में खरीदा है। 4 कलम को मैंने 40 रुपए में खरीदा। इसमें से 3 कलम मैंने आपको 35 रुपए में दे दिया। कितने % का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या जो भी कुछ बताना चाहते हैं बता। मैंने कहा कि सुनो बात, 4 कलम है, पहले समझिएगा। 4 कलम को मैंने 40 रुपए में खरीदा और इसमें से 3 कलम आपको मैंने 35 रुपए में दे दिया। मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या कैसे क्या है, कुछ बताएंगे? मतलब अब सारी की सारी कहानी डिपेंड करेगी किस पर? इस वाले पेन पे। बोलो क्लियर है ना? मतलब एक लॉजिक निकल करके सामने ये आ गया कि जब तक खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं होगी, तब तक हम प्रॉफिट या लॉस के बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? यही लिखिए। टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस, लाभ अथवा हानि निकालने के लिए, लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए, लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए, टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस, लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या आपस में बराबर होनी। खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ आइटम्स इन परचेज्ड एंड नंबर ऑफ आइटम्स इन सेल मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। मतलब जितनी वस्तुएं हमने खरीदा उतनी वस्तुएं जब तक बेच नहीं देंगे तब तक हम प्रॉफिट या लॉस के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते। बोलो क्लियर है ना? अरे बताओ भाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप में से कोई प्री का एग्जाम दे के आए, और उससे मान लीजिए कोई पूछता है डीएम साहब आपकी कहाँ पोस्टिंग हुई, तो नाराज हो जाएगा कि नहीं? नाराज तो हो ही जाएगा। बोले यार अभी बताओ, प्रीलिम्स दे के आ रहा हूँ, अभी प्री निकलेगा, मेंस निकलेगा, इंटरव्यू दूंगा, फाइनल भी लिस्ट बनेगी, उसमें पाऊंगा तब ना पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीधा सीधा क्या समझ में आ रहा है? जब तक नंबर ऑफ आइटम इन परचेज और नंबर ऑफ आइटम इन सेल आपस में बराबर नहीं होंगे, तब तक हम प्रॉफिट या लॉस के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते। बोलो क्लियर है? इस पैटर्न पर एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा। आप एक क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है। ये शॉपकीपर परचेज्ड 11 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है। ये शॉपकीपर परचेज्ड 11 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है, ठीक है जी, और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। एंड सोल्ड देम इन 11 रुपी एट द रेट ऑफ 10, और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। एंड सोल्ड इन 11 रुपीज एट द रेट ऑफ 10। कितने रुपए में भाई? उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच, सोल्ड इन 11 रुपीज एट द रेट ऑफ 10। उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। क्लियर है? दुकानदार को होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना की। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ऑब्टेन्ड बाय शॉपकीपर। दुकानदार को होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना।
फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ऑब्टेन्ड बाय शॉपकीपर। दुकानदार को होने वाले किसकी गणना करनी है? परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। ये देखो भाई, यहां पर मैंने आर्टिकल लिख दिया और यहां पर मैंने प्राइस लिख दिया। क्या क्वेश्चन कहता है? एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है, मतलब 10 रुपए दे देता है तो उसे 11 आइटम मिल जाता है। किसमें भाई? परचेज करना। अरे 10 रुपए दे दिया, 11 ठुक कलम मिल गया, ठीक है ना। अब उसी को जब लेकर के अपने बाजार में आता है तो किस रेट में बेचता है? 11 रुपए में 10 की दर से क्या करता है? बेच, ठीक है ना। आपको बताना है पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। यहाँ पर परचेज किया गया और यहाँ पर सेल किया गया। इसको बनाने के लिए बेसिकली इसका इधर मल्टीप्लिकेशन और इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करो 100 रुपए, परचेज के आगे है तो सीपी, 11 और 11 को मल्टीप्लाई किया 121 रुपए, सेल के आगे है तो क्या लिख दिया मैंने? एसपी। खरीदा कितने में? 100 रुपए में, और बेचा कितने में? 121। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का? 21। ये वाला तरीका कितने लोग जानते हैं आप में से? एनी वन ऑफ यू बताओ यार, जब तक बोलोगे नहीं तब तक चर्चा कैसे होगी? कितने लोग जानते हैं बताइए? कोई नहीं जानता है? ऐसे मत बोलो। आपको तो पता होगा। पता है? फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जानते हैं? आप बताएं, आपको ही पता है। और बताइए भाई, और कितने लोगों को पता है? अरे खुलो यार, थोड़ा बताओ कितने लोग। आपको ही पता है, और बताइए। आए, बताइए बताइए, और कितने लोगों को पता है? बोलो यार। पता है भाई? नहीं पता? हाँ, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? अब मुझे समझा दो क्या पता है। हमें नहीं समझ आया। बहुत बढ़िया बात। बेसिकली ये तो समझ में किसी को नहीं आएगा, ठीक है। ये समझने लायक कुछ है ही नहीं है इसमें। अब जो समझना है वो ये है, वही चर्चा हमने किया था अभी। यहाँ आर्टिकल लिख दिया, यहाँ प्राइस लिखा। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में किस रेट से बेच देता है? 10 की दर से बेच, ठीक है ना। ये परचेज किया गया है और यहाँ पर सेल किया गया है। अच्छा, कभी भी आर्टिकल में अगर मेरे को प्रॉफिट या लॉस की बात करनी हो तो वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए कि नहीं? बताइए। कितनी वस्तुएं हमने खरीदी, बेचा कितना? कोई बता सकता है प्रॉफिट लॉस? अरे अभी आपने विरोध कर दिया था कि एक के बारे में जब तक नहीं बताओगे तब तक कैसे बताऊंगा। आप बताइए, यहाँ पर कितनी वस्तुएं खरीदी गई, बेची कितनी गई? वस्तुओं की संख्या बराबर है क्या? और जब तक आर्टिकल बराबर नहीं होंगे तब तक कोई क्लेम ही नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या होगा? आर्टिकल की संख्या को बराबर कर लें। तो बराबर करने के लिए बड़ा सिंपल सा काम कर दिया, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसे 11 से। रेशियो कहता है यार नियम ना बदले, 10 से इसको किए हो तो 10 से कर दो, 11 से इसको किए हो तो 11 कर दो। बोलो यहाँ पर कितने आर्टिकल हो गए? 110। यहाँ भी कितने आर्टिकल हो गए? 110। 110 आर्टिकल को हमने कितने रुपए में परचेज किया? 100 रुपए में। क्या बन गया? सीपी। 110 आर्टिकल को कितने में सेल किया? 121 रुपए में। क्या बन गया? एसपी। आप ही बताओ, खरीदा कितने में? 100 रुपए में। और बेचा कितने में? 121 में। कितने कितने आर्टिकल को? 110 आर्टिकल को खरीदा भी और 110 आर्टिकल को बेचा भी। आर्टिकल बराबर हो गए ना? इसी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर आंख में धूल झोंक दिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? कि तिरछा गुणा करो आंसर। यही वाली कैलकुलेशन यहाँ चल के मिनिमाइज कर ली जाती है, क्योंकि आर्टिकल की संख्या जब बराबर हो जाती है तो आर्टिकल से कोई मतलब रह नहीं जाता है। इसीलिए बोल दिया जाता है कि इसका यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो। जबकि क्या हो रहा है समझ रहे हो ना? इससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसको। अब आर्टिकल की संख्या बराबर करो, ठीक है। अगले एक स्टेटमेंट पे जाकर के अगर सवाल और ट्विस्ट कर जाएगा तो फिर ये ब्लंडर कर जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? अभी मैं लिखवा भी दूंगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 21, ठीक है। ये एग्जैक्ट में लॉजिक है, ये लॉजिक है।
और यहाँ पर कैलकुलेशन को मैनेज किया है। आपका जो जो जैसे जैसे मन करता है लिखो। अभी क्लियर हो गया है क्या? हाँ भाई। अरे आप ही की बात मैं बोल रहा हूँ यार, मैं तो एक्स्ट्रा कुछ बोल नहीं रहा। हो गया भाई? अरे बोलो, कर लिए हैं क्या? चलो अगला सवाल लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए जहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लिखिए, एक दुकानदार 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीदता है। ए शॉपकीपर परचेज 3x एट द रेट ऑफ 5 रुपीज। एक दुकानदार 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीदता है। ए शॉपकीपर परचेज 3x एट द रेट ऑफ 5 रुपीज। 5 रुपए में 3 की दर से क्या खरीदता है? अंडे खरीदता है और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। एंड सोल्ड देम इन 12 रुपीज एट द रेट ऑफ 5। और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। एंड सोल्ड देम इन 12 रुपीज एट द रेट ऑफ 5। और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। एंड सोल्ड देम इन 12 रुपीज एट द रेट ऑफ 5। उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। सोल्ड देम इन 12 रुपीज एट द रेट ऑफ 5। उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से क्या करता है? बेच देता है। ठीक है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर के 143 रुपए का लाभ होता है। नाउ ही हैज प्रॉफिट ऑफ 143 रुपीज। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर के 143 रुपए का लाभ होता है। नाउ ही हैज प्रॉफिट ऑफ 143 रुपीज। इस प्रकार उसे 143 रुपए का क्या होता है? लाभ। ठीक है। अभी तक क्या निकालना था भाई? प्रॉफिट लॉस निकालना था। अब की बार बता रहा है कि उसे 143 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। उसके द्वारा खरीदे बेचे गए अंडों की संख्या ज्ञात करिए। फाइंड आउट नंबर ऑफ एग्स परचेज्ड एंड सोल्ड बाय द शॉपकीपर। फाइंड आउट नंबर ऑफ एग्स परचेज्ड एंड सोल्ड बाय द शॉपकीपर। उसके द्वारा खरीदे बेचे गए अंडों की संख्या ज्ञात करिए। फाइंड आउट नंबर ऑफ एग्स परचेज्ड एंड सोल्ड बाय द शॉपकीपर। उसके द्वारा खरीदे बेचे गए अंडों की संख्या ज्ञात करिए। फाइंड आउट नंबर ऑफ एग्स परचेज्ड एंड सोल्ड बाय द शॉपकीपर। उसके द्वारा खरीदे बेचे गए अंडों की संख्या ज्ञात करिए, या फाइंड आउट नंबर ऑफ एग्स परचेज्ड एंड सोल्ड बाय द शॉपकीपर। ठीक है। अरे बोलो भाई। उसके द्वारा खरीदे बेचे गए अंडों की संख्या बतानी। फाइंड आउट नंबर ऑफ एग्स
परचेज्ड एंड सोल्ड बाय द शॉपकीपर। मुझे एक बात बताओ, 143 रुपए के प्रॉफिट का क्लेम कब किया जा सकता है? चलो भाई आप ही बोलो। हाँ, हम कब कह सकते हैं कि हमें 143 रुपए का लाभ हो रहा है? बोलिए। आपके पीछे, हाँ आप ही के पीछे। हाँ, कैसे बोला जा सकता है कि 143 रुपए का लाभ हो रहा है? कुछ अप्रोच बताओ इसको। कॉस्ट प्राइस बताओ किस चीज का, कितने अंडों का? मुझे ये बताओ, बस मैं इतना पूछ रहा हूं कि सवाल में ये कह रहा है कि 143 रुपए का लाभ हो रहा है, मैं इतनी लाइन कब बोल सकता हूं? बात नहीं बन पा रही, आप बताओ। इसका मतलब सबसे पहली चीज तो यह है कि खरीदे गए अंडों की संख्या और बेचे गए अंडों की संख्या तो बराबर हो। बाकी तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब तक खरीदे गए अंडों की संख्या और बेचे गए अंडों की संख्या बराबर नहीं होगी ना, तब तक मैं 143 रुपए के लाभ को नहीं बोल सकता। ठीक है ना भाई? अरे बोलो, क्लियर है क्या? इसका मतलब सबसे पहली चीज सिर्फ इतनी हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं प्रॉफिट या लॉस का क्लेम कर रहा हूं, तो क्लेम तभी कर सकता हूं जब आर्टिकल क्या हो, बराबर हो। अरे बोलो हाँ या ना। अभी आर्टिकल को बराबर करके प्रॉफिट लॉस निकाले थे ना, तो अभी प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कब हो सकता है या लॉस कब हो सकता है? जब आइटम की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो प्रॉफिट दिया है, अब की बार आइटम निकाल लूंगा। तो यही बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये 143 देने की स्थिति कब बनेगी मेरी। तो 143 देने का कंडीशन तभी बनेगा जब नंबर ऑफ आइटम क्या हो, सेम। चलो यार इसको बढ़ाते हैं। यहां पर मैंने आर्टिकल लिख दिया और यहां पर मैंने प्राइस। क्या बोल रहा है एक दुकानदार? 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीदता है, ये तो बोल रहा है। और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से क्या करता है, सेल करता है। भाई 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और 12 रुपए में 5 की दर से क्या करता है, सेल कर देता है। आप बताइए यहाँ पर आइटम की संख्या बराबर है क्या? बराबर करना पड़ेगा कि नहीं? एक बेसिक कंसेप्ट। तो मैंने एक काम किया, इसे मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया और मैंने इसे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने 3 से। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 15। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15। चलो बोलो, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। अगर आप बोलेंगे तो ऐसे कह दूंगा कि बेसिकली ये क्या बनेगा, सीपी, और ये क्या बनेगा, एसपी। मान रहे हो क्या? अच्छा आप बताइए, ये सीपी बन गया, ये एसपी बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो क्या बोलोगे, कितने का? अभी अभी डेटाबेस नहीं यूज करना, अभी अभी अजम्पशन को यूज करना। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का। बोलो हाँ या ना। अच्छा बोलो, जब 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो आपने कितने अंडे खरीदे, 15। और बेचे कितने? तो अगर कोई सवाल में ये बोल देता कि इस पूरे प्रोसेस में 11 रुपए का लाभ हो रहा है, बताओ कितने अंडे खरीदे बेचे गए, मैं 15 बोल देता। लेकिन जो प्रॉफिट है वो 11 का नहीं है, कितने का है, 143। इसका मतलब इस 11 को लेकर के चलता हूं कहां तक, 143। तो 11 को 143 बनाने के लिए कितना गुना करोगे, 13 गुना। अरे 11 एक अन्यम 11, 3 14, 11 3 33। अरे 143 को 11 से डिवाइड करो, 11 एक अन्यम 11, 3 14, 11 3 33, कितना गुना हो रहा है? अब बताओ यार, अगर रुपया 13 गुना हो रहा है तो आइटम भी 13 गुना हो जाएगा कि नहीं? तो जब आपसे पूछा जाएगा कि खरीदे बेचे गए अंडों की संख्या बता दो, तो आप बोलेंगे मल्टीप्लाई बाई 13। कितना आ गया, 100। 195 आपके सवाल का सही। क्या आंसर आएगा, 195। क्लियर है क्या? नहीं समझ आया? आ गया, उतार लो।
ठीक है। अरे बोलो भाई, कर लियो क्या? इस बात को एकदम दिमाग में बैठा के रखना है, क्या प्रॉफिट या लॉस के लिए क्या बराबर होना चाहिए? नंबर ऑफ आर्टिकल इन सेल और नंबर ऑफ आर्टिकल इन परचेज। खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी। जब तक खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होगा ना, तब तक हम लोग प्रॉफिट या लॉस का क्लेम कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब मैं आपको फिर 4-5 सवालों के माध्यम से कुछ बताना चाह रहा हूँ। लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिए। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। 9 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इस दौरान होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। इस दौरान होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। इस स्थिति के दौरान होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की क्या करिए? गणना। अच्छा मुझे एक बार बताओ, क्या दे रखा है? 9 वस्तुओं का सीपी, 9 वस्तुओं का सीपी बराबर है 12 वस्तुओं का एसपी। ये तो दे रखा है। 9 वस्तुओं का सीपी बराबर 12 वस्तुओं का एसपी, यही तो दे रखा है ना। आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस क्या हो। अच्छा मुझे एक बार बताओ, सीपी अपॉन एसपी क्या हुआ? 12/9। अरे बोलो हाँ या ना। ये कितना आया? 4/3। अरे बताओ, इसका मतलब मैंने खरीदा कितने में? 4 रुपए में। बेचा कितने में? खरीदे कितने में और बेचा कितने में? समझ पा रहे हो? 4 में खरीदा और 3 में बेचा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। लॉस। कितने का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। कितने पर? तो 100 पर होने वाला लॉस। बोलो क्लियर हुआ? अरे बोलो क्लियर हुआ क्या? नोट करिए, नोट करिए। फिर एक सवाल और लिखिए, इसी को पलट देता हूं। पलटने का मतलब क्या? अरे जहां सीपी है वहां एसपी, जहां एसपी है वहां सीपी। क्या वो भाई, कुछ कहना है? बोले बोले। कुछ नहीं कहना है? ठीक है। लिखिए, एक सवाल लिखिए। लिखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अगला सवाल लिखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। क्या निकालना है? क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ अथवा हानि। फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। चलो बताओ मुझे क्या दे रखा है? 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 9 वस्तुओं का
सेलिंग। यहां से अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा CP अपॉन SP बराबर 9/12। अरे ठीक है क्या, 9/12 को आप लोग बोलेंगे तो मैं 3/4 लिख दूंगा। बोलो खरीदा कितने में? 3 रुपए में। बेचा कितने में? 3 में खरीद करके अगर आपने 4 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 1 का प्रॉफिट हो गया 3 पर, तो 100 पर होने वाला प्रॉफिट 33 राइट 1/3। अरे बोलो क्लियर हुआ क्या? 33 सही 1/3%। बेसिक्स क्या कहता है? कभी भी अगर ऐसा हो जाएगा कि AX बराबर BY होगा, कभी भी अगर AX बराबर BY होगा तो ये इंप्लाई करता है X अपॉन Y इज इक्वल टू B अपॉन A। X अपॉन Y इज इक्वल टू हाउ मच? B अपॉन A। ये हो, बना लीजिए। ठीक है इतना, यहाँ पर बेसिक्स लिख दिया। कभी भी अगर AX बराबर BY हो तो X अपॉन Y इज इक्वल टू B अपॉन A। क्लियर है? लिखो भाई लिखो। क्वेश्चन कह रहा है 9 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पढ़ो। हाँ, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा तो 9 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस से गुणा कर दिया तो 9 वस्तु का कॉस्ट प्राइस मिल गया। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कुछ पैसा रहा होगा तो 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से गुणा कर दिया तो 12 वस्तुओं का पैसा मिल गया। पैसा दोनों बराबर है। बताओ और क्या डाउट? पूछो पूछो। अभी समझ में आ गया है? अब हमें समझाओ क्या समझे हो। बैठे रहो और बताओ। अभी कंफ्यूजन खत्म हो गया ना? अब मेरा कंफ्यूजन सुनो। ये आर्टिकल है? हमने बोला है कि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है, तो रुपया तो है नहीं, ये तो आर्टिकल है। तो आर्टिकल पे कैसे प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो? रुपया थोड़ी दे रखा है। किस चीज का रेशियो ले? अभी रेशियो तो लिया नहीं, यहाँ पर तो लिखे हो ये 9 वस्तु है। तो मैं बोल रहा हूँ रुपया तो नहीं है ना, ये भी आर्टिकल है और ये भी आर्टिकल है। और जब तक रुपया मिलेगा नहीं तब तक तो हम प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज नहीं निकाल सकते। और यहाँ पर दोनों में खरीदे गए और बेचे गए वस्तुओं की संख्या भी बराबर नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? आप बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान लो, सेलिंग प्राइस कुछ भी मान लो, तो फिर तो अभी देखो मैं सेलिंग प्राइस मानूंगा 20 एक आर्टिकल का और कॉस्ट प्राइस मानूंगा 3.5 रुपए। आंसर डिफर हो जाएगा। मुझे नहीं समझ में आया, आपको भले समझ में आ गया। हमें समझा दो। अरे भैया कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का पता होगा तब ना। हाँ तो सेलिंग प्राइस क्या मानोगे, थोड़ा ये बता दो। हम्म। मतलब बेसिक्स के थ्रू जा रहे हैं, बेसिक्स के थ्रू जा रहे हैं ना कि एक्स में CP और SP का रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक जा रहे हैं आप। लेकिन बेसिकली यहाँ पर कहानी क्या बन रही है इसको देखो। अभी ये जो भी बातें हैं ना ये ठीक है, नियम कानून के तहत हम लोग बात कर ले रहे हैं। सवाल है क्या एक्चुअल में, रियल एस्टेट का सवाल क्या है? अभी क्वेश्चन नहीं समझ आया है, ये अप्रोच समझ में आ रहा है। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 100 रुपया जो हम मान रहे हैं, ये अप्रोच एकेडमिक बात समझ में आ रही है कि इसको हम सेलिंग प्राइस के बराबर करेंगे, एक का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, एक के सेलिंग प्राइस में से एक का कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो एक का प्रॉफिट मिल जाएगा, एक का प्रॉफिट बटे एक का कॉस्ट प्राइस गुणा 100 कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं ना भाई। एक आर्टिकल का आपने एक्स माना तो 9x सेलिंग प्राइस हो गया 12 का, तो एक का सेलिंग प्राइस हुआ 9x अपॉन 12। यही कहना चाह रहे हैं ना, 3/4x। तो अभी x में से 3/4x को घटा देंगे तो x/4 आएगा, वो लॉस हो गया। लॉस x/4 है
कॉस्ट प्राइस आपके सामने एक्स 100 से गुणा करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा 25%, यही कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन ये बात बिल्कुल मैथमेटिकल बात हो गई, कोई व्यवहारिक बात इसमें हो नहीं पाई। मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझा पाऊँ, अब देखिएगा अगर कितना सफल होता हूँ मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन कोशिश करूँगा। अच्छा, आप में से कोई आदमी थोड़ा बिजनेस वगैरह करता है या दुकान उकान किसी के है? किसी के? आप? कोई बिजनेस थोड़ा बड़ा? अरे बताओ यार, थोड़ा चर्चा करनी है बस, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा आप कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए लेट अस सपोज आप किसी सब्जी मंडी में बैठे हुए हैं, सब्जी बेचने के लिए या कोई भी आइटम बेचने के लिए किसी मंडी में आप बैठे हुए हैं। जनरली एक शॉपकीपर की क्या आदत होती है? शॉपकीपर की यही आदत होती है ना, सामान बेचता है और काउंटर खोलता है और काउंटर को खोल करके पैसे काउंट करता है। गलत बोल रहा हूँ? यही टेंडेंसी होती है जनरली। हमने सामान बेचा और काउंटर खोल करके पैसा देखता हूँ कि कितने पैसे आते। हो क्या रहा है, 9 वस्तुओं को बेचने से उतने पैसे आ जा रहे हैं। 9 वस्तुओं को बेचा उसने, कितने वस्तुओं को बेचा? 9 वस्तुओं को बेच सॉरी कितने वस्तुओं को बेचा? 12 वस्तुओं को बेचा। मैं क्या बात, कितने वस्तुओं को हमने बेचा? 12 वस्तुओं को बेच दिया। कई बार देखते हैं ना, बारिश आ जाती है सब्जी मंडी में, क्या होता है, जल्दी जल्दी आदमी बेचना शुरू कर देता है, रेट डाउन हो जाता है कि नहीं? कितने वस्तुओं को बेच डाला? 12 वस्तुओं को बेच डाला। काउंटर को खोला और काउंटर को खोल करके पैसे काउंट किए। अभी पैसे कितने आए हैं? जितने में उसने 9 वस्तुओं को खुद खरीदा था उतने ही पैसे आए हैं। बोलो लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में? लॉस में। कितने का लॉस हो रहा है? 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर लॉस हो जा रहा है। कब? जब 9 खरीदा कि 12 बेचा? जब 12 बेचा तब। इसका मतलब 3 का लॉस हो गया। कितने पर? 12 पर। आर्टिकल बटे आर्टिकल कट जाएगा। अगर मैं बोलूं परसेंटेज लॉस कितना होगा तो आप बोलेंगे 25%। इधर देखो, कितने आर्टिकल बेचे उसने? 9 आर्टिकल बेचे, और 9 आर्टिकल बेचने के बाद जब काउंटर खोला ना, पैसे कितने आ चुके थे? जितने में उसने 12 खरीदा था उतने पैसे आ चुके थे। प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में? प्रॉफिट में। कितने के प्रॉफिट में? 3 के प्रॉफिट में चल रहा है। कब? जब 12 खरीदा कि 9 बेचा? 9 बेचा, तो 3 का प्रॉफिट हो गया कितने पर? 9 पे। तो 100 पे होने वाला प्रॉफिट 33 राइट 1/3%। कहानी समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अगर ये कहानी समझ आई तो क्या एक पॉइंट लिख सकता हूं, प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन। मैं बस ऐसे ही एक आइडिया के लिए बोला था, बाकी ऐसा थोड़ी मैं आपसे दुकानदारी का रेट पूछ रहा हूँ कि धनिया क्या रेट है, मिर्चा क्या रेट, ठीक है ना, ऐसा नहीं था। बस एक थोड़ा सा आइडिया बेस के बाद प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन, प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन सेलिंग क्वांटिटी पर भी किया जाता है। किस पर? सेलिंग क्वांटिटी, बेची गई मात्रा। अरे ये 9 क्या है? सेलिंग क्वांटिटी ही तो है। ये 12 क्या है? सेलिंग क्वांटिटी। अरे मैं कितना भी सामान ला करके रख लूं, अगर बिकेगा ही नहीं तो क्या प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होगा? और जिसकी वजह से हो रहा होता है वही बेस में आता है। भाई मुझे प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने 12 आइटम बेच दिए, सॉरी 12 आइटम बेच दिए इसलिए मुझे लॉस हो रहा है। मुझे प्रॉफिट क्यों हो रहा है? 9 आइटम हमने बेच दिए इसलिए लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस बेसिकली यहां पर किसकी वजह से हो रहा है? सेलिंग क्वांटिटी, प्राइस नहीं, सेलिंग क्वांटिटी, बेची गई मात्रा के कारण प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस बंधन से मुक्त हो गए कि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर किया जाता है? अगर आज के बाद ये लाइन कोई बोलेगा तो विरोध कर दोगे? हैं? आप बोलोगे प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन सीपी पर भी किया जाता है, कह दे तो एसपी पर भी किया जाता है, और अगर आर्टिकल दिया हो तो सेलिंग क्वांटिटी पर भी किया जाता है। इसलिए दायरे में मत बांधिए। जिसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस होगा हमेशा वही बेस में आएगा। कोई डाउट है यहाँ पर? अरे बोलो यार, नहीं है ना? सेलिंग क्वांटिटी पर भी किया जाता है, पर भी किया जाता है।
सेलिंग क्वांटिटी पर भी किया जाए। बनाओ। ठीक है भाई। हो गया भाई। 4 सवाल लिखिए एक साथ, 4 क्वेश्चंस लिखिए एक साथ। लिखाऊं? लिखिए। यदि कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है, व्हेन अ शॉपकीपर सोल्ड 33 मीटर क्लॉथ। यदि कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है, व्हेन ए शॉपकीपर सोल्ड 33 मीटर क्लॉथ। जब कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है, ठीक है, तो उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देन ही हैज प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ। तो उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देन ही हैज प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ। उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा लिखिए यहीं पर। दूसरा लिखिए, यही सेकंड क्वेश्चन लिखिए। यदि कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है, व्हेन ए शॉपकीपर सोल्ड 33 मीटर क्लॉथ। यदि कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है, व्हेन ए शॉपकीपर सोल्ड 33 मीटर क्लॉथ। यदि कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को क्या करता है? बेचता है। व्हेन ए शॉपकीपर सोल्ड 33 मीटर क्लॉथ, 33 मीटर कपड़े को बेचता है, तो उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देन ही हैज लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ। तो उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देन ही हैज लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ। तो उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि। देन ही हैज लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ। उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ लॉस। हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ लॉस। क्या निकालना है भाई? हानि का प्रतिशत निकालना है, या यू विल हैव टू डिटरमिन परसेंटेज ऑफ लॉस। हानि का प्रतिशत। ठीक है, तीसरा लिखिए। तीसरा सवाल लिखिए। यदि कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है, सोल्ड 33 मीटर क्लॉथ। यदि कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है, व्हेन ए शॉपकीपर सोल्ड 33 मीटर क्लॉथ। यदि कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है, 33 मीटर क्लॉथ, 33 मीटर कपड़े को बेचता है, तो उसे 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देन ही हैज प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ। तो उसे 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देन ही हैज प्रॉफिट इक्वल टू
सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ, उसे 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। देन ही हैज प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ। कितने मीटर कपड़े के, 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, अगला वाला लिखिए। अगला वाला लिखिए, यदि कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचे, व्हेन ए शॉपकीपर सोल्ड 33 मीटर क्लॉथ। हाँ लिखिए लिखिए, अगला फिर लिखिए, लिख लिया, ठीक। यदि कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचे, व्हेन ए शॉपकीपर सोल्ड 33 मीटर क्लॉथ, 33 मीटर कपड़े को बेचता है तो उसे 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देन ही हैज लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ, उसे 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देन ही हैज लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ, उसे 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। हानि का प्रतिशत क्या, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ लॉस। हानि का प्रतिशत क्या, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ लॉस। चारों सवाल एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, अपने आप को 2 मिनट का वक्त देके चारों सवाल आप लोग ठीक से पढ़ लीजिए। चारों क्वेश्चंस की एक बार आप लोग ठीक से रीडिंग लगा लें। पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया हो। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट या लॉस के लिए क्या करते हो, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखो इधर, अगर मैं आपसे पूछूं एक बड़ा सिंपल सवाल, पहले सवाल के लिए कि प्रॉफिट बराबर क्या आएगा, प्रॉफिट बराबर होगा एसपी माइनस। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। बोलो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। कब, जब 33 मीटर कपड़े बेच रहा है। एक बट ऑब्वियस सी बात होगी, 33 मीटर कपड़े खरीदा भी होगा। अरे बोलो हाँ या ना, इसका मतलब मैं ऐसे बोलूंगा 33 मीटर का क्या एसपी माइनस 33 मीटर का क्या। अगर इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अगर हमारी आपकी चर्चा शुरुआत में इस बात को लेकर के 3 पेन और 4 पेन की नहीं हुई होती ना, तो अभी तक हम लोग विवादास्पद स्थिति में बने रहे। बोलो भाई बात क्लियर है क्या। तो आज की क्लास का पूरा बेस आपके साथ परिचर्चा थी और कुछ नहीं। सीपी सीपी को एक तरफ कर लेते हैं, 36 का सीपी बराबर 33 का एसपी। अरे सहमत हो क्या, माइनस 33 इधर आएगा तो प्लस 33, 33 और 3 कितना हुआ 36।
36 का सीपी बराबर 33 का एसपी। क्या हो रहा है पता है, हमने कितने मीटर कपड़े बेच दिए? 33 मीटर कपड़े बेच दिए। कमाया कितना? जितने में 36 खरीदा था उतना कमा लिया। बोलो प्रॉफिट में चल रहे हो कि लॉस में? हैं? 33 आइटम को बेचने से आपके पास उतना पैसा आ गया जितने में आपने 36 खरीदा था। प्रॉफिट में हो कि लॉस में? बोलो बोलो। मैंने क्या बोला, गणित के दृष्टिकोण से मत सोचो। आपने कितनी वस्तुएं बेची? 35। कितना पैसा आ गया काउंटर में जितने में 36 खरीदे थे? प्रॉफिट में हो कि लॉस में? तो आप बोलेंगे 3 का प्रॉफिट हो गया। कब? जब 36 खरीदे कि 33 बेचे? 33। 3 का प्रॉफिट 33। 3/33 का मतलब 1/11। 9 से ही 1/11% का प्रॉफिट हो जाएगा। अरे बोलो ठीक बात है क्या? तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा बात बता दूं। बेसिकली प्रॉफिट या लॉस किस पर डिपेंड करता है बताओ? सेलिंग क्वांटिटी पर ना। अरे बोलो, सेलिंग क्वांटिटी पर ही तो डिपेंड करता है। अभी आपने देखा था पहले वाले सवाल में, आपने कितने मीटर कपड़े बेचे? 33। दूसरे वाले में भी कितने मीटर कपड़े बेचे? 33। यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट हुआ वो 3 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर। यहाँ पर जो लॉस हुआ वो भी 3 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर। देखो ये सेलिंग क्वांटिटी है और ये भी सेलिंग क्वांटिटी। यहाँ पर सेलिंग क्वांटिटी है, यहाँ पर कॉस्ट क्वांटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, प्रॉफिट मिल जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, आपको लॉस। 3/33 का मतलब 1/11। 9 राइट 1/11% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और 9 राइट 1/11% का क्या हो जाएगा? लॉस। कब? जब प्रॉफिट लॉस किसके बराबर हो रहा होगा? सीपी के बराबर। बोलो क्लियर है ना? ऐसे दिमाग में रखना, प्रॉफिट या लॉस डिपेंड किस पर करता है? सेलिंग क्वांटिटी पर। नीचे सेलिंग क्वांटिटी, ऊपर कॉस्ट क्वांटिटी। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अरे मैं ऐसे बोलूं 2x बराबर वाई प्लस जेड, एक्स के मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अरे आप बोलोगे कहीं यहाँ अगर एक्स आएगा तब ना प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर तो है नहीं, इसका मतलब कोई चेंज नहीं। तो नीचे क्या है? सेलिंग क्वांटिटी। ऊपर क्या है? कॉस्ट क्वांटिटी। कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर ऊपर भी सेलिंग क्वांटिटी आ जाए और नीचे भी सेलिंग क्वांटिटी, तो फिर मामला चेंज होगा। क्या चेंज होगा? अगले 2 सवालों में देखेंगे। पहले इसे बनाओ। ये सवाल नंबर 1 का सलूशन, ये सवाल नंबर 2 का सलूशन। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, यहाँ पर आपको मैंने डायरेक्ट। ठीक है? अरे बोलो ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात कर रहा हूँ। अब देखो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। हम्म। अरे बताइए भाई, प्रॉफिट बराबर जो जानते हैं वो थोड़ी बदलने। प्रॉफिट बराबर क्या जानते हो? एसपी माइनस सीपी। बोलो कितने के बराबर प्रॉफिट हो रहा है? 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। कब? जब आपने 33 को बेचा और 33 को, ये आपको समझ, मैंने ऐसे लिख दिया 33 का क्या सेलिंग प्राइस माइनस 33 का क्या कॉस्ट।
पक्षांतर करना तो जानते हो ना, ये माइनस का 33 है इधर ले आओ, प्लस का 33, 33 का सीपी बराबर, ये देखो इधर जाएगा तो घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा ना। 33 में से 3 को माइनस करो, 30 का क्या एसपी। अभी सवाल क्या बन गया पता है, आपने कितना आइटम बेचा, 30 आइटम बेचा, काउंटर में पैसे कितने आ गए, जितने में 33 खरीदा था, प्रॉफिट में है कि लॉस में, कितने के प्रॉफिट में, 3 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 30 पर, तो 100 पर होने वाला प्रॉफिट 10। अरे 3/30 का मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब 10%, क्या हो गया प्रॉफिट। अब एक छोटी सी बात सुन लो, जब भी अगर प्रॉफिट या लॉस सेलिंग क्वांटिटी के टर्म में हो रहा होगा, अब बताओ नीचे क्या है 33, अगले वाले में भी नीचे क्या है 33, क्योंकि बेचा तो 33 मीटर ही गया था। अच्छा बोलो यहाँ पर 3 मीटर के सीपी के बराबर क्या हुआ है प्रॉफिट, सॉरी 3 मीटर के एसपी के बराबर क्या हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट, और यहाँ पर लॉस। ऐसे एक नॉर्मल आइडिया लगाओ यार, प्रॉफिट के लिए कम वस्तु बेच के ज्यादा पैसा कमाते हैं या ज्यादा वस्तु बेच के कम पैसा, कम वस्तु ज्यादा पैसा, मतलब बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या करें, कम कर दें, कम करने का मतलब प्रॉफिट के लिए माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100, 10%। लॉस के लिए क्या करना होगा, आप ही बताओ, ज्यादा आइटम दे दो कम पैसा ले लो, लॉस के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस, मल्टीप्लाइड बाई 3/36 का मतलब क्या होता है 1/12, और 1/12 का मतलब क्या होता है 8 से ही 1/8 राइट 1/3 बना लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट पेपर रखो बोले, सोल्यूशन बताने हैं। आपको रोक देना चाहिए था हमको, आप रोके ही नहीं। कल की क्लास में, अच्छा अब इसके बाद हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, प्रॉब्लम्स ऑन डिस्काउंट, प्रॉब्लम्स ऑन डिस्काउंट, प्रॉब्लम्स ऑन डिस्काउंट, छूट पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन डिस्काउंट या छूट पर आधारित प्रश्न, ये लगा लीजिए। कल की क्लास में 30 मिनट की क्लास पढ़ाऊंगा डिस्काउंट पर, ठीक है, 30 मिनट क्लास होगी डिस्काउंट पर। उसके बाद में जो हमने सेक्शनल टेस्ट लिए हैं उसमें डाउट्स का डिस्कशन हो जाएगा, डाउट्स का डिस्कशन होगा, और उसके बाद में क्लास शुरू होगी किसकी, सिंपल, इंटरेस्ट या साधारण व्यय। कल आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट भी देंगे, कल आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट भी देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करना शुरू कर दीजिए आप लोग। सबके पास मॉक टेस्ट आ चुका है, अरे सेक्शनल टेस्ट आ गया है ना। 4:02 हो रहा है, 4:02 हो रहा है, बनाइए आप लोग, 4 बज